स्वागत करके आगे सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे बड़ी नाम बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ओबीसी विभाग की यानी नेशनल ओबीसी कांग्रेस की एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई दोस्तों। और इस दौरान बड़े बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे दोस्तों। राहुल गांधी खुद बैठक ले रहे थे, लेकिन बाहर निकलते ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे दोनों नेताओं ने ऐसा क्या किया, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के प्रचार के बीच में डायमंड हार्बर यानी टीएमसी के गढ़ के अंदर पुलिस के पर्यवेक्षक और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में गुप्त बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए टीएमसी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और राज्य के मुख्यमंत्री को ही प्रचार करने से रोक दिया गया है। बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार को लेकर एक गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। और आईपैक से जुड़े मामले को लेकर ममता बनर्जी को कोर्ट ने क्या बात बोली है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओबीसी समाज का वोट कांग्रेस पार्टी को बहुत जरूरी है, और इसीलिए राहुल गांधी लगातार बैठकें कर रहे हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि 24 की तरह 27 में भी ओबीसी समाज के लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की तरफ ही अपना झुकाव रखेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नेशनल ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है दोस्तों। इस बैठक को राहुल गांधी खुद संबोधित कर रहे होते हैं। पार्टी के यानी ओबीसी समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में दोस्तों, वे सबके सब मौजूद थे। यानी इस बैठक का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। ओबीसी डिपार्टमेंट के हेड मौजूद थे सचिन पायलट, और अशोक गहलोत मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे दोस्तों। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद थे। उनके साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस बैठक को ले रहे थे, और ये कांग्रेस पार्टी की बैठक इंदिरा गांधी भवन में चल रही थी। इस बैठक में जिन बातों पर चर्चा की गई है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ओबीसी समाज का समर्थन 27 के चुनाव की तरह चाहिए दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार संगठन के विस्तार में ओबीसी समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है, और राहुल गांधी इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे थे। और तस्वीरों से देखा जा सकता है कि राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के साथ ही कई मामलों को लेकर गंभीर है, और ओबीसी समाज पर कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त तरीके का फोकस है दोस्तों। लेकिन जब ओबीसी समाज की यह बैठक होती है, उस बैठक के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक तस्वीर और एक वीडियो सामने आता है दोस्तों। ये वीडियो बता रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी कितनी एकजुट है। आपको बता दें कि जो वीडियो सामने आता है उसमें ये कि सचिन पायलट अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे होते हैं दोस्तों। और जैसे ही अशोक गहलोत अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उनको रिसीव करने के लिए यानी अशोक गहलोत को लेने के लिए खुद सचिन पायलट पहुंचते हैं। और सचिन पायलट जैसे ही अशोक गहलोत बाहर निकलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हुए दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और मीडिया के सामने दोनों नेता मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, और मीडिया वालों की तरफ देखकर जानबूझकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले दोनों नेताओं को लेकर उल्टा सीधा दावा करते रहते हैं दोस्तों। और एकजुटता से साफ तौर पर पता चल रहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता भजन लाल शर्मा की सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट हो गए हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि केवल फॉर्मेलिटी वाली मुलाकात नहीं है, बल्कि जब गाड़ी से निकल जाते हैं अशोक गहलोत, तभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और जीने पर चढ़ते वक्त भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। यानी काफी देर तक हाथ पकड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके बाद अशोक गहलोत आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सचिन पायलट उनको लेकर जाते हैं कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन दफ्तर के अंदर। तो इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की नींद और ज्यादा उड़ाने वाले हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे एक और अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है दोस्तों। उनका दावा है कि उनके राज्य में राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा की सरकार के दौरान विकास का कोई काम नहीं हो रहा दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों कि चुनाव की तैयारियों में लगे चुनाव आयोग और कल वोट से पहले गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अपडेट यह है कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में तैनात एक पुलिसकर्मी पर्यवेक्षक ने एक होटल के कमरे में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ में गुप्त बैठक की है दोस्तों। सीक्रेट मीटिंग की गई है, और अनुबंध का उल्लंघन किया गया है। यानी चुनाव आयोग के जो नियम है, जो अनुबंध है, उसका उल्लंघन हुआ है। और आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले यानी पहले चरण के वोट जो कल डाले जाएंगे 23 तारीख को, उससे एक दिन पहले ये बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में पुलिस पर्यवेक्षक परमार स्मिथ और पुरुषोत्तम दास और मगरहाट पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार गौर सुंदर घोष के बीच में कथित मुलाकात का वीडियो पोस्ट करते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर साठ गांठ के आरोप लगाए हैं दोस्तों। क्लिप में पुलिस पर्यवेक्षक को कथित मुलाकात से पहले एक होटल में प्रवेश करते हुए दिखाया जा रहा है। पार्टी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के द्वारा आधिकारिक आवास उपलब्ध कराए जाने के बावजूद पुरुषोत्तम दास एक होटल में ठहरना चुनते हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार के साथ में निजी और अनियोजित और गैर रिकॉर्डेड बात करते हैं। सवाल यह है दोस्तों कि एक पुलिस का अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी चुनाव को अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, वो व्यक्ति अगर बीजेपी के उम्मीदवार
उम्मीदवार से इस तरीके से होटल में मुलाकात कर रहा है तो ये नॉर्मल मुलाकात तो है नहीं, जरूर इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी और एक बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। वरना होटल में इस तरीके से सिविल ड्रेस में बैठा हुआ व्यक्ति जो एक पुलिस वाला है जिसकी जिम्मेदारी चुनाव ड्यूटी की है, जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार से बातचीत कर रहा है, तो गंभीर मामला है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करके कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता जो बची कुची विश्वसनीयता है उसको भी खो चुका है और तृणमूल कांग्रेस कई सारे सबूत सौंप कर भी मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहा है दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव करवा पाना अपने आप में असंभव होगा और चुनाव आयोग की पक्षता पूर्ण रवैये को लेकर सवाल खड़ा किया जाएगा अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो। साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने उन्हें कॉलिन लेन के क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा करने की अनुमति नहीं दी, जबकि 6 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को प्राथमिकता दी गई। यानी दोस्तों जोरा सांको विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी कॉलिन लेन इलाके के अंदर एक बैठक निर्धारित की गई थी और अगर वहां किसी राजनीतिक दल की बैठक होती तो मुझे अनुमति नहीं मिली होती तो इस बारे में मैं दोबारा जरूर सोचती। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैठक हो रही होती और मुझको नहीं दिया गया होता तो ठीक है, मैं सोचती कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वहां रैली करने की इजाजत दी गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे चुनाव आयोग से पता नहीं चला कि उनको अनुमति क्यों नहीं दी गई, यानी चुनाव आयोग रैली करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है। आपने मेरी बैठक को अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर भी 6 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री की बैठक को प्राथमिकता आप दे रहे हैं। इससे पहले सोमवार को ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर उनकी उड़ान में देरी करने के लिए हवाई अड्डे पर अपने चुने हुए अधिकारी तैनात कर रखे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके विमान को रनवे पर 30 मिनट तक इंतजार करवाया गया ताकि उनकी चुनावी रैली ना हो पाए और सभा को देर करने की कोशिश की गई ताकि भीड़ भी चली जाए। तो इस तरीके से एक बड़ी साजिश चल रही है, एक अलग लेवल पर साजिश चल रही है दोस्तों। एयरपोर्ट वाली बात तो सच हो भी सकती है क्योंकि एयरपोर्ट पूरी तरीके से केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर क्या अधिकारी जानबूझकर ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन को 30 मिनट तक रोक रहे हैं, यानी आधे घंटे तक रोककर स्थिति को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है कि टीएमसी के रैलियों में भीड़ दिखाई ना दे। ये जो आरोप लगाए ममता बनर्जी काफी ज्यादा गंभीर आरोप है दोस्तों, जिस पर जवाब बीजेपी वालों को देना है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को आईपैक पर छापेमारी से जुड़े मामले की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा दोस्तों। आरोप है कि आईपैक के दफ्तर और को फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया था और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर एजेंसी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी उनके साथ कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को लेकर पहुंची थी। उन्होंने छापेमारी के दौरान बिना किसी अधिकार कई अहम सबूत मिटा दिए, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, चुनावी डेटा वाले दस्तावेज शामिल थे। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को एक दुखद स्थिति करार देते हुए कहा कि कोर्ट ने इस बारे में चिंता जताई थी कि ऐसे मामले में कोई स्पष्ट कानूनी उपाय मौजूद नहीं है जहां किसी राज्य में उच्च पदस्थ अधिकारी के केंद्रीय जांच में बाधा डालने के आरोप है। ऐसे में दोस्तों ईडी ओर से कथित हस्तक्षेप की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। यानी ईडी वाले बोल रहे हैं कि हमारा जांच नहीं करने दिया गया तो इसकी जांच सीबीआई करे कि हमको क्यों ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने जांच नहीं करने दिया दोस्तों। यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस याचिका की स्वीकृति पर सवाल उठा दिया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ईडी एक सरकारी विभाग है जो अपने मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। यानी ईडी के किसी अधिकारी को अगर जांच पड़ताल नहीं करने दिया गया तो वो ये नहीं कर सकता कि उसके अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया गया है, यानी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट काम हुआ है और एक अधिकारी के फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार के खिलाफ राज्य की सरकार ने काम किया है और वो राज्य सरकार के खिलाफ आर्टिकल 32 के उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं करवा सकता, क्योंकि जब कोई अधिकारी ईडी के डिपार्टमेंट के काम के लिए जाता है तो वो डिपार्टमेंट का आदमी होता है, उसके खुद के कोई अधिकार नहीं होते, वो डिपार्टमेंट के अधिकार से काम करता है और इसीलिए ममता सरकार पर आर्टिकल 32 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज करवाना ही अपने आप में इलीगल है। ऐसे में दोस्तों कोर्ट में चर्चा के दौरान अभिषेक मनु सिंह भी पूरे मामले पर यही राय दे रहे थे और पुराने कोर्ट के दिए गए आदेशों का भी जिक्र कर रहे थे। तो इससे पता चल रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ खासकर आर्टिकल 32 वाला जो मामला है ये पूरी तरीके से फ्लॉप होगा और ईडी वाले तमाम कोशिश के बावजूद कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे और बड़ा कारण ये दोस्तों की कोई भी मामला लेकर पहुंच जा रहे हैं जो सबको पता है कि कोर्ट में ठहरेगा नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। जुड़े रहने सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत